नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कलेक्ट करने में कोई कठिनाई आई है आपको ऐसी? ऐसे देखा जाए तो कोई ऐसे कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन हाँ ये होता है कि लोग हमारे जैसे मध्य प्रदेश के लोग हैं, आश्रम उन्हें पता है कि उन्हें ये आश्रम है, इस आश्रम का नाम समझो माँ नर्मदा केवट आश्रम है, उन्हें पता है, पर वो क्या बताएंगे मुझे, हाँ दीदी वो आश्रम है ना, माँ नर्मदा आश्रम, ऐसे ही कुछ नाम है वो आश्रम। अब मैंने वो ही लिख लिया माँ नर्मदा आश्रम। फिर बाद में 2 साल बाद जब मैंने किसी किताब में मैं लोगों की सील चेक करती हूँ, मेरे पास जब परिक्रमावासी आते हैं ना, मैं उनकी सील देखती हूँ कि यानी कोई आश्रम मेरा कोई छूट तो नहीं रहा है। जब उसमें देखती हूँ कि वो इसमें लिखा है माँ नर्मदा केवट आश्रम, फिर मुझे उस आश्रम को नेक्स्ट किताबें में उसको ठीक कर देती हूँ कि माँ नर्मदा केवट आश्रम। तो मतलब आप साल भर उसके ऊपर काम करते ही रहते हैं? हाँ, साल भर। अभी आप मानेंगे नहीं, देखिए मेरी ये पुस्तक लॉन्च हो चुकी है और 2 आश्रम वालों के फोन भी आ गए मेरे पास में। क्या क्या हमें ऐड करना है इसमें? हाँ, कि वो दीदी हमारा आश्रम बस बन के तैयार हो गया। तो आप मानोगे नहीं, मैंने उस क्षेत्र के जो मेरे परिचित लगे, मैंने उन लोगों को फोन लगाया। मैंने कहा यार आपके क्षेत्र में आश्रम बन रहा था, बताया क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो हम इसी में नोट करते थे। अरे बोले वो दीदी ध्यान ही नहीं रहा, अरे हमने वो देखा तो था पर हमें पता नहीं था कि ये आश्रम बन रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैया चाहती है कि आप हर बार एक ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि ऐसी कुछ नहीं आती है। नहीं ऐसे। अच्छा, दूसरा क्या है, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि नर्मदा जी 70% हमारे मध्य प्रदेश में है और मैं हमारे क्षेत्र की भाषा जानती हूँ। हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोली जाती है, तो वो मैं फ्लुएंट बोल लेती हूँ। एक कुछ तो जरा सा हाँ जरूर। तो वो बोलने से क्या होता है कि मैं हमारे गांव के लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ। पहले वो लोग जैसे ही मैं उनको फोन करूंगी और मैं उनको बोलूंगी कि मैं सीमा चौधरी मुंबई से बोल रही हूँ और मैं मार्गदर्शिका बनाती हूँ और मैं आपसे गांव के उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, तो थोड़े से 2 मिनट तो जरा ऐसा, उनको मुंबई एक नाम गांव के लोगों के लिए थोड़ा सा एक बड़ा नाम हो जाता है। अच्छा मुंबई से फोन है तो थोड़ा सा अपनी हिंदी बेचारे अच्छे से बोलने की कोशिश में लग जाते हैं। अच्छा है ना गांव। लेकिन फिर जैसे ही मैं अपनी भाषा में बात करूंगी ना कि काय भैया कितने किलोमीटर है, कौन सा आश्रम है का बताए होगा, तुम्हें जानत होगा उन्हें, फिर अरे दीदी तो हमारी भाषा बोल रही है, फिर एकदम फ्री हो जाएंगे। फिर तो ऐसे बात करेंगे जैसे मुझे बरसों से जानते। पर कैसे हम बात करते करते वो सर, जैसे उन्होंने फेसबुक पे आपको बोला कि कर लो, फिर आपने जब सोचा कि करूं, तो फिर मैंने आचार्य जी से पूछा, क्योंकि परमिशन लेनी चाहिए, देखिए किसी की भी परमिशन लेनी चाहिए। तो मैंने उनको पूछा, आचार्य जी बोले अरे दीदी आप क्या बात करते हो, बोले आप क्यों पूछ रहे हो, अरे आप करिए ना, बोले मुझे। और उन्होंने मुझे सीधा बोला मुझे कोई आपसे रॉयल्टी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप क्योंकि मेरा ध्येय बहुत अलग था। मैंने उनको बताया कि मेरा ध्येय यह था कि मैं हिंदी भाषी लोगों तक इस चीज को पहुंचाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि बिल्कुल दीदी, आप इन्हें बोले मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप इस पुस्तक पे काम करेंगे। आप आचार्य जी को फोन करके बताया कि हाँ नहीं, आचार्य जी को मैंने थोड़ा भेजते थे पूरी जब बन गई ना, तब उनको मैंने वो पूरी एक जेरोक्स कॉपी निकाल के उनको मैंने पढ़ने के लिए भेजी। उन्होंने उसको पढ़ा और वो तो इतने खुश हुए, अच्छा बहुत। उन्होंने वो बोले कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि दीदी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किताब, मुझे ऐसा लग रहा है कि किताब आपने ही हिंदी में लिखी है। तो मुझे लगा कि चलो उन्होंने ये बोला, इसका मतलब ये प्रमाण है कि किताब सही चल रही। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया आपसे, मतलब आपने सोचा। ये पहली पुस्तक है जो आपने अनुवादित की है? पहली पुस्तक, पहली बार। देखिए मैं तो अभी आप कुछ दूसरा और कुछ कर रहे हैं अभी इसके ऊपर? नहीं अभी तो, क्योंकि मैं बताऊं इस मार्गदर्शिका बनाने में ही मेरा पूरा समय चला जाता है। ये तो है। अच्छा, फिर जनवरी में मेरा नक्षत्र रहता है, 1 महीना मैं पूरा वहां व्यस्त रहती हूँ। आप मानेंगे नहीं, जो मेरा जो सर्कल है वो कई लोग मुझे ऐसे मजाक करते हैं कि दीदी तो नर्मदा मैया की सेक्रेटरी है। तो क्योंकि बहुत सारे आश्रम वाले मुझे अप्रोच करते हैं कि दीदी थोड़ा सा सामान, किचन का सामान चाहिए, इसमें कोई मदद हुई तो, किसी को गद्दे रजाई है वो, तो मैं लोगों से मदद मांगती रहती हूँ, फेसबुक के ऊपर लिखती हूँ मदद के लिए। लोग तत्पर हैं? हाँ, इतने तो नहीं है जितना होना चाहिए। पर परिक्रमावासियों के समय तो हम देखते हैं कि इतने भर भर के एकदम सैलाब है देने का परिक्रमावासियों के लिए जब से चलते हैं तो। हाँ रहता है, लेकिन जो मेरा अनुभव ये है कि जैसी हमें मदद मिलनी चाहिए वैसी मिलती नहीं है। अच्छा, हाँ, ये हमारा अनुभव है। जैसे देखिए
मंडला अमरकंटक जो क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र, जब आप एकादशी से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो आप हमारे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जनवरी में, जनवरी फरवरी। हमारे वहाँ उस समय ठंड यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री चलता है, आपका अनुभव है। और हमारा क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और हमारे उस क्षेत्र में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत पैसे वैसे इतने नहीं है हमारे उस क्षेत्र में, सामान्य लोग अपना गुजरान चला रहे हैं, इतना ही है, क्योंकि उस क्षेत्र में इतनी अभी तक कुछ आया नहीं है वहां पर। तो लेकिन हमारे उस क्षेत्र के लोग के लिए मैं हमेशा एक शब्द का उपयोग करती हूँ, आज मैं फिर से आपको वो शब्द बताऊंगी कि हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं ना, महाभारत में आपने कर्ण के बारे में पढ़ा है ना, जो कर्ण ने अपना कवच निकाल के दान दे दिया था। हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं ना, कर्ण को भी पीछे छोड़ते। अच्छा, क्योंकि जिसके पास में 2 रोटी खाने को है, अगर वो अपनी थाली की 1 रोटी एक परिक्रमावासी को भोजन करा देता है तो कर्ण भी उसके आगे कोई वो नहीं है। हमारा क्षेत्र का आदमी हुआ है। आपने तो मेरे आंखों में हाँ, सही, ये बात क्योंकि सही, ये देखा है आपने ये अनुभव किया होगा, हमारे वहां पे इतनी सुविधाएं नहीं है। हमारे वहाँ कोई आपने देखा होगा उस क्षेत्र को, हमारे आप जबलपुर से जब अमरकंटक जाएंगे ना, हमारे सुविधाओं का अभाव है। इतने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन हमारे यहाँ अभाव है अभी भी। लोग कहाँ मदद करते हैं? बड़े बड़े आश्रमों को। तो आप कुछ अपील कर, मतलब क्या करना चाहिए आप किसी को अपन इस माध्यम आप से? मानेंगे नहीं, मैं पूरे समय फेसबुक पर लिखती हूँ, मैं लोगों से मदद मांगती हूँ, मेरा फोन नंबर देती हूँ, मैं मदद मांगती हूँ लोगों से। तो कैसे आपको अप्रोच कर, क्या मदद, मतलब लोगों ने नहीं, मैं अपना फोन नंबर लिखती हूँ। हाँ, कि भाई मुझे उस क्षेत्र के लिए मदद की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा कहिए कि 1% रिस्पॉन्स आता है, सिर्फ 1% 100 में से। ये मेरे लिए शॉकिंग है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक परिक्रमा की हूँ ना, मैंने देखा है लोग परिक्रमावासियों के लिए ऐसे न्यौछावर हो जाते, और देते समय क्यों फिर हाथ कम होता है उनका। ये मेरे लिए शॉकिंग है। हाँ, आप देखिए, जब आप आश्रमों में जाती हैं तब उस समय जब आप परिक्रमा करते हैं ना, तब उस समय आपका दिमाग अलग तरीके से, आपको लगता है अरे मैं परिक्रमावासियों के लिए ऐसा कर दूंगा, मैं इधर ये कर दूंगा। लेकिन घर जाने के बाद में 15 दिन में जब आप वापिस सांसारिक गतिविधियों में जुड़ जाते हैं ना, सब। तो आप क्या, मतलब प्रेक्षकों से अपेक्षा करेंगे, मतलब अगर कोई मदद करना चाहे तो किस तरह से आप मैं मेरा फोन नंबर देती हूँ और मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं, अगर आप मुझे बताइए कि दीदी हम 1000 रुपए का कर, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आश्रम है, इसमें आप तेल का डब्बा दे दीजिए। ये आश्रम में पिछली साल हमने, तो ये कैसे दे सकते हैं, मतलब ऐसे, मतलब देखिए उसके लिए या तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किराने की दुकान वाले रहते हैं उस क्षेत्र में क्या, और या तो मैं फिर लोग मुझे भेज देते हैं। अच्छा। जब हम सामान उनको पहुंचाते तो फिर हम उनको बिल उनको हम भेज देते हैं। जैसे समझो अभी आपने मुझे 5000 रुपए भेजा कि दीदी ये मेरी तरफ से 5000 है, आप नर्मदा खंड में इसका कर दीजिए, तो हम उस पैसे से जो भी सामान खरीदेंगे उसकी फोटो और बिल आपको भेज देते हैं। अच्छा, कि ये हमने लिया है, तो आपको समझ में आ जाता है कि होता है। जैसे पिछले साल हमने, हमारे उस क्षेत्र में, मंडला क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो एक नर्मदा संवर्धन ग्रुप और एक थोड़े से 2-3 ऐसे लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ने एक 10 गद्दे और 10 मोटे वाले कंबल 3 आश्रमों को हमने पहुंचाए। 10 कंबल और 10 गद्दे, क्योंकि क्या होता है, बहुत ठंड होती है हमारे वहां पे, फर्श भी ठंडे हो जाते हैं, उसमें जो आपका जो पतला सा मैट होता है ना, वो इतना काम नहीं कर पाता है। तो एक गद्दा आपको मिल गया और एक मोटा कंबल आपको ओढ़ने को मिल गया, तो उसमें क्या होता है, आपका थोड़ा सा जरा ठंड कम हो जाती है। आपकी रात की नींद अच्छी होती है ना, तो दूसरे दिन आप अच्छे से चल पाते हैं। अगर आपकी रात की नींद अच्छी नहीं होगी तो दूसरे दिन आप चलने में भी आपको वो रहेगा, और थोड़े से आप मेंटली परेशान रहेंगे। वो जो कहते हैं जो चिड़चिड़पना रहता है, वो आपके भाव में नहीं आएगा। और अभी मुझे पिछली बार कईयों ने बोला कि अरे आप तो सुविधा दे रही है। मैंने कहा ये सुविधा नहीं है, सुविधा, इसको सुविधा देना नहीं बोलते, ये तो बेसिक है। एक ठंड का एक गद्दा और एक कंबल अगर किसी को दे दिया तो ये कोई सुविधा नहीं होती। हाँ, सुविधा तो उसको बोलते हैं जब आप उनको बढ़िया
अच्छा कमरा हो, बढ़िया भोजन आप उनको करा रहे हो, एकदम आप खड़े हो उनके लिए, वो सुविधाएं होती है। ये सुविधा नहीं है, ये तो सिर्फ एक है क्योंकि जो जितने भी परिक्रमा कर रहे हैं वो कोई संत महात्मा नहीं है कोई भी। 80% गृहस्थ लोग हैं। और हम गृहस्थ लोगों को आदत है सुख सुविधाओं की, तो अभी काफी सुख सुविधा त्याग करते हैं वो लोग। तो अगर कोई गद्दा कंबल दे दिया तो कोई सुख सुविधा नहीं हुई। बराबर है। ये अगर वो नर्मदा खंड में आए हैं और अगर वो परिक्रमा पे चल रहे हैं तो परिक्रमा का उनका भाव बना रहे, उसमें ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए अरे यार कहाँ से आ गए, ये भाव नहीं आना चाहिए। तो इसको कोई सुविधा नहीं बोलती, एक मूलभूत एक जो है जो उनको एक नीड उनको मिलता रहे, तो उनका जो भाव है वो बना रहे। और जिस श्रद्धा से वो आए हैं, जिस वो सुन के वो आए हैं कि नर्मदा जी उस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहता, ये आप हर परिक्रमावासी के मुंह से सुन सकते हो आप, है ना। तो वो भाव बना रहे, वो श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर परिवर्तन होने में समय नहीं लगता है। सही है। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो मेरे लिए आप बुरे हो गए। मैं मैं आपको चाह रहा हूँ, मैं अरे यार वो तो ऐसे ही है। मैं चाहती हूँ कि आपका भाव बना रहे नर्मदा मैया के प्रति, आपको लगे कि नहीं, और स्पेशली नर्मदा मैया के प्रति तो आपके भाव हैं, लेकिन हम लोगों के प्रति, हम मध्य प्रदेश के, हम नर्मदा खंड के लोगों के प्रति आपका भाव बना रहे। मेरी यह कोशिश रहती है। इसलिए उस क्षेत्र में मैं सबसे ज्यादा काम करना चाहती हूँ कि और कर भी रही हूँ। और मुझे बहुत, जिसको कहना चाहिए ना, काफी मेहनत करी मैंने, लेकिन मुझे बहुत उसमें सफलता मिली। देखिए, जब आपका मन निश्चिंत होता है ना, तब आप प्रभु भगवान का स्मरण करेंगे परिक्रमा करते समय। मार्गदर्शिका बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था मेरे मन में, क्योंकि मैं देखती थी परिक्रमावासी आते थे, उनका यही डिस्कशन होता था, अरे दीदी हम तो इधर भटक गए थे, हम मंडला से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ऐसा है, और ये हो गया, हम उधर कीचड़ में चले गए, हम जंगल में चले गए। तो वो अनिश्चितता का भाव था उनके मन में। और वो पूरे समय, जैसे समझो वो मेरे पास आए तो मुझसे वो पूरे समय यही इंक्वायरी करते रहते थे कि दीदी मंडला से जाएं क्या, उधर कुछ जानवर तो नहीं मिलेंगे ना, उधर भोजन तो मिलेगा ना, ये तो होगा ना। तो मुझे लगा कि यार ये अगर इतने डरे हुए रहेंगे और वो पूरे समय यही सोचते रहेंगे कि जबलपुर के पास में बाद में कौन सा गांव आएगा, वहां आश्रम है कि नहीं, मैं बोला फिर ये नाम स्मरण कब करेंगे। हाँ सही बात है, जिसके लिए निकले आप, परिक्रमा एक तपस्या है। सही है, आप एक तपस्या करने निकले हो, लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ गांव और किलोमीटर और आश्रम की इंक्वायरी में निकल गया तो आपने क्या किया। सही है, आपने क्या किया। तो मेरे मन में यह आया कि उनके पास पुस्तक ऐसी होनी चाहिए कि जिसको उन्होंने आज सुबह पढ़ लिया, 10 किलोमीटर के गांव आश्रम पढ़ लिए, याद तो नहीं रहते हमें, पर हमने पढ़ लिए। आप पता है ये आने वाला, ये आने वाला, ये आने वाला, ये आने वाला, यहाँ पे ये आश्रम आएगा, यहाँ पे, तो एक दिमाग में रहता है। हाँ, हमें पता चल गया कि आने वाला है। हमने किताब अपनी बैग में रखी, चले। तो आप नाम स्मरण करते चलिए। फिर जैसे आप गांव का बोर्ड पढ़ेंगे ना बाहर, अरे हाँ लिखा था किताब में, यहाँ आश्रम है, चल, तो नाम स्मरण करते चलेंगे आप। जैसे अभी मैं तो क्या करी थी, ये किताब का जैसे जिस पेज पे जाना है, तो क्योंकि ये किताब तो अंदर से रह जाती है, तो मैं उसका एक फोटो ले लेती पहले, रात को फिर जब हो जाए तो डिलीट कर देती थी। फोटो ले लिया कि दिन में तुम मोबाइल अपन निकालना नीचे पर निकालते ही हैं, जूम करके देख लो अगला गाँव को। तो इतनी यूजफुल है ये बुक, और इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप एक इंटरव्यू दो, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं इतना हिडन है और इतना मेहनत वाला काम है कि वो मतलब इतना आसान नहीं है। नहीं। अरे घर में ही अपना एक घर समेटते समेटते हमको याद रखना हमें घर ये चीज कहाँ रखी है। आज इतना बड़ा मैया का खंड है, एक एक गांव का नाम भी मैंने परिक्रमा के मैं भूल गई गांव के नाम, है ना। तो मुझे तो सच में लगता है, जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन किया था, आपको तो परिक्रमा करने की जरूरत ही नहीं है और करो ही मत। एक अच्छी चीज मेरे को पता है आपकी इसमें क्या लगी, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी लगी, आप ये भावना अगर सब में आ जाए ना तो हमारा देश बहुत ऊंचा हो जाए। आप एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, आप बोलते बोलते कई बार बोले हमारी मैया, हमारे इधर के लोग, हमारी, ये जो हम, ये मैं भाव नहीं है ना आपका, आप ये हमारा शब्द यूज करते हो ना, कितनी अच्छी बात है। देव क्या करना है आपको परिक्रमा करके। आप बोले हमारी भाषा, हम जब बुंदेलखंडी बोलते हैं तो हमारे यहाँ के लोग, हमारी मैया,
यही जो चीज है ना, जब आप मैं छोड़ के जब आप अपना कर देते हैं ना, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है ना, सुंदर है। हाँ, वो अगर कहीं आज भी जीवित है तो सिर्फ नर्मदा खंड में। सच में नर्मदा खंड में जो आप जैस एक अनजान व्यक्ति को भी अपने में समा लेता है। अरे समा लेता है, मतलब आप किसी के घर में, अब अपन मुंबई में रहते हैं इसलिए आप किसी के घर जाते हो, एक तो फोन करके जाते हैं, हम तो बहुत ही फॉर्मल हो गए अभी आज के। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब परिक्रमा कर रहे थे ना, मैं सच बता रही हूँ दीदी आपको, सीमा दीदी, मेरे को अब ऐसा लगता है कि जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में मैं कभी गई नहीं हूँ। उनके यहाँ जाके मैं मोबाइल चार्ज कर लेते, कपड़े धो लेते, आरती कर लेते, थोड़ा विश्राम कर लेते। वो अगर खाने को बोलते थे हम मना भी नहीं करते, खा भी लेते और उनके घर से निकल भी जाते। और मुझे ये पता है इस लेडी को मैं आज मिली हूँ, दूसरी बार नहीं मिलने वाले। फिर नहीं, वो भी उतने ही भाव से अपना करते। आप किसी के अनजान को अपने, और वो अपने घर में पूरा घूमने देते हैं आपको। हाँ, तो यही मैंने आपको बताया कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है ना, वो मैं गर्व के साथ बोलती हूँ कि ये सिर्फ हमारे नर्मदा खंड में ही है। और आप कहीं पे भी चले जाइए दुनिया के विश्व में, आप कोई भी ऐसी जगह नहीं है नर्मदा खंड को छोड़कर जहाँ आप 4 महीने अगर परिक्रमा पे चल रहे हैं तो ना आपको भोजन का टेंशन है, ना आपको रुकने का टेंशन है, ना आपको चाय का टेंशन है, ना आपको अरे आपके बाद में आप ही मना कर दो भाई नर्मदे हर करके, इतने आपको खिलाते बोले। एमपी के रोड भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने आपको जो बोला ना कि हमारे वहाँ के लोगों के लिए मैं कर्ण शब्द भी मुझे छोटा लगता है। मुझे कर्ण शब्द भी छोटा लगता है। मुझे यानी ऐसे ऐसे भाव हैं आप हमारे वहाँ के लोगों के कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ, सुनती हूँ, या परिक्रमावासी जब मुझे बताते हैं तो उस समय मैं सच में बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जमीन से 10 फुट ऊपर चल रही हूँ। मैंने आप बताते हैं जैसे यहाँ पे सुविधाओं की कमी है। मैं मेरा एक इंसिडेंस बताती हूँ। मंडला में यहाँ पे एक बहुत लेट हो गया था, सूर्यास्त होने का टाइम आया था, तो हमने सोचा हम, मेरे साथ मेरे विश्राम बाबा जी भी चल रहे थे, तो मैंने कहा बाबा अपन आज रात को यहाँ सो जाते हैं, यहीं पूछ लेते हैं। तो हम ऐसे पूछते पूछते गए, तो एक पहले तो उसने मना कर दिया एक ने, क्योंकि मैंने कहा मना नहीं किया बट वो ऐसा थोड़ा सा झिझक गया। मैंने कहा क्यों हो गया? तो नहीं, बोले माता जी हमने सुबह नॉनवेज खाया था, तो मतलब आज, मतलब देखो भाव कितना सुंदर है। सुबह मैंने अगर कुछ नॉनवेज खाया है तो मैं परिक्रमावासियों को अपने घर में कैसे रख लूँ, क्योंकि मैं अपवित्र हूँ, ये उसकी भावना। फिर हम आगे 2-3 घर गए, तो एक गृहस्थ ने हमको अपने घर जगह थी, हम उनके घर रुके, और जब शाम रुके तो हमने आरती वगैरह अपना आसन लगाया। आरती का छोटा सा ही घर है उसका, मैं बस कभी अगर हो तो वीडियो भी डालूंगी इसमें। तो ऐसे हमने आसन वगैरह लगाया, बैठ गए, और थोड़ी देर में लाइट वाइट रखी। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा खाना वगैरह, तो कहीं से वो खाना अरेंज करके लेके आए थे। थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वो उन्होंने लाइट बंद कर दी। तो हमने बोला अरे थोड़ी देर लाइट चाहिए हमको, तो बोले तो ठीक है। बोले तो वो खाना बनाने, तो अंदर देखा तो अंदर लाइट चल रही थी। मैंने कहा फिर वो बंद, ये चालू, दोनों क्यों नहीं चालू हो रही साथ में? तब मैंने पूछा कि ये जब मैं यहाँ की लाइट चालू करने बोलती तो उधर की बंद हो जाती है, उधर की चालू करने। मैंने कहा ऐसा क्या सिस्टम है? मैंने पूछा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहाँ का जो आदमी था वो अपनी भाषा में उसने मुझे बताया कि मैया हमारे पास एक ही बल्ब है घर में। जब वो मैया किचन में काम कर रही थी तो वो वहाँ बल्ब लगा रही थी, और जब यहाँ आपको चाहिए तो इधर लगा रही थी। मतलब वहाँ हम आज सोचती हूँ हम कितने लैविशली रहते हैं हम। वो बंदा, और वो उस जिसके घर सिर्फ एक, पूरे घर में एक ही बल्ब है, वो हम 4 लोगों को घर में रख रहा है, खिला रहा है, हमारे आओ भगत कर रहा है। कितनी महान है वो शख्सियत। जितना में आपके पीछे खर्चा किया उतने में तो घर में 2 बल्ब लगा सकता था। फिर एक कीमत, अगर हम एक कीमत काउंट करने जाएं तो जितना उसने आपको समझो 4 लोगों को अगर उसने 4 दिन भोजन कराया तो उतने में उसके 2 बल्ब आ जाते थे। सही है। मेरे को तो यही भाव लगा उसका कि देखो उनके पास खुद की पास इतनी सहूलियतों के लिए भी पैसे नहीं है, फिर भी वो भाव है कि हमको उन्होंने दिया, और कहीं जताया नहीं कि अरे कैसे आ गए तुम, जबकि हम उन्होंने हमें नहीं बोला, हम ही घुस गए थे क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था। तो ये सब चीजें ना देखने के बाद ऐसा दिल लगता है कि हम यहाँ कितनी मटेरियल चीजों के लिए ऐसे रह रहे चिक करते हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि आप जैसे आप मानेंगी नहीं, हमारे उस क्षेत्र के कई आश्रमों में लाइट नहीं है। देखिए हमारे उस क्षेत्र को ना आपको फाइनेंशियली मदद करना पड़ेगा। वो इसके लिए कि अभी समझिए आप महाराष्ट्र में रह रही हैं, आप बोलोगी दीदी हम 100 किलो गेहूं देते, लेकिन आपसे मैं 100 किलो लेके गेहूं अगर मैं यहाँ से मैं वहाँ उनके गांव तक पहुंचाने जाऊंगी तो जितना आपका 100 किलो का गेहूं उससे ज्यादा तो मुझे ट्रांसपोर्ट में खर्चा आ जाएगा। सही है। तो मुझे वहाँ उस क्षेत्र के लिए मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, कैश देना पड़ेगा, या कहने का मतलब मुझे रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं उस क्षेत्र से ही
सामान खरीद के उस आश्रम तक पहुंचा सकती हूँ, तो वो मुझे सस्ता पड़ेगा। आपने तो मुझे यहाँ 100 किलो गेहूं आपने मुंबई में बैठे दे दिया, लेकिन उस 100 किलो गेहूं को मुझे जबलपुर ट्रांसपोर्ट पे डालना पड़ेगा। जबलपुर से मुझे वहाँ कितना लंबा, उतने में तो मेरे को गेहूं में वहीं से खरीद। सही है, सही है। हाँ, तो मतलब आप ये लोगों का आह्वान करेंगे कि जितना आप बन सके। हाँ हाँ, क्योंकि देने की वृत्ति मुझे लगता है कि जब परिक्रमा के बाद लोगों की बहुत होती है, पर उनको देखो लगता है सही व्यक्ति, हाँ सही व्यक्ति, ऐसा लगता है कि हमारा दान सही जगह पे जाए। हाँ, मतलब हम सही व्यक्ति से, तो इसलिए मैं हमेशा फेसबुक पे डालती हूँ। अच्छा, मैं फेसबुक पे मेरे नंबर के साथ में हमेशा पोस्ट डालती हूँ। आप कभी भी पोस्ट देखेंगे मेरा नंबर लिखा रहेगा। मैं लिखती हूँ लोगों से और मैं मदद मांगती हूँ, और मैं उन आश्रमों की फोटो भी डालती हूँ जहाँ हम मदद पहुंचाते हैं कि देखिए यहाँ सोलर लाइट लग गया है, यहाँ पर ये है करके। ऐसा आप उनके लिए मदद करिए, क्योंकि आप परिक्रमा कर चुके हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके गांव के लोग अब परिक्रमा पे जा रहे हैं या करने वाले हैं, तो हम उन्हें कुछ दे सके। ये आपने जो दे दिया है ना अभी पुस्तक मार्गदर्शिका, बेस्ट है, हर एक के हाथ में रहती है वो, तो मैंने इतना देखा। दूसरा, मैया ने इतनी सक्सेस दे दी देखो इसी में आपको, कि पूरे खंड में सीमा दीदी के नाम सब जानते हैं आपको जी, है ना। तो ये जब आपने बना ली, ये बनाने के बाद इसको, तो ये तो आसानी से नहीं बनी, ये तो समझ में आ गया मुझे। इसके बनाने के बाद आपको ऐसा कब, कैसा मतलब नोटिस कब हुआ? जैसे अभी आप नहीं बताएंगे, मुझे मालूम है आपको इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया है, तो आप ही अब बताइए ना, क्योंकि आप खुद होके तो बताएंगे नहीं कि कितने आपको पुरस्कार से मिले। देखिए, मेरा जो पर्सनली मेरा मानना है कि सेवा करने वालों को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, पुरस्कार की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हम सेवा अपनी मर्जी से करते हैं। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर हमें पुरस्कार की क्या जरूरत है? थोड़ा मोटिवेशन और क्या। हाँ, मुझे लोग यही समझा के मुझे जबरदस्ती पुरस्कार देते हैं कि दीदी आप को देख के लोगों को ये होएगा कि नहीं, हमें प्रेरणा मिलती है। तो लेकिन उसमें भी मेरा एक मानना है, मैं उनको तर्क देती हूँ क्या, कि अगर आप मुझसे प्रेरणा लेके अगर आप समझो सेवा करते हैं, तो फिर सेवा करिए, पर पुरस्कार को देख के सेवा मत करिए। हाँ, कि मुझे भी मिलेगा, हाँ, ये मत करिए आप। देखिए, प्रेरणा मुझे भी कहीं से मिली, मैंने भी अपने नाना जी को काम करते देखा है, और मैंने मेरे नाना जी के बाद में मेरे माता पिता, मेरे मम्मी पापा, वो लोग भी बहुत, मेरी मम्मी आज भी 80 साल की हैं, लेकिन अहमदाबाद के सबसे लीडिंग ट्रस्ट उन्हीं का चलता है। अच्छा। मेरी मम्मी भी समाज सेवा में बहुत काम करती, उनको भी गुजरात गवर्नमेंट से, उनको अहमदाबाद में रहते हैं मेरे पेरेंट्स, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं मेरी मम्मी तो को। ये तो खून में ही है, जीन्स में ही है आपके। मेरा पता है, हमारे डीएनए में है। तो ये हमने उन लोगों से प्रेरणा ली है। तो ये कौन से पुरस्कार मिले अभी फिलहाल जो 7 जुलाई को मिला है? देखिए, 7 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुझे भोपाल में राष्ट्रीय सुंदरलाल बहुगुणा शिखर सम्मान मिला मार्गदर्शिका के लिए। बहुत बधाई आपको, ये मार्गदर्शिका बहुत बड़ी बात है जी। और हमारे महाराष्ट्र के नर्मदा सेवा संघ वाले हैं, उन्होंने 2 साल पहले उन्होंने भी दिया था, नर्मदा सेवा गौरव पुरस्कार दिया था उन्होंने। और भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने भी, बड़ा सम्मान करते हैं वो लोग मेरा। और उस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी पहचान, देखिए हमारे कर्म हमारी पहचान होती है, मेरे कर्म हमारी पहचान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मेरे नाना जी, जो उस क्षेत्र के उस जमाने में बहुत नाम था, जिनका उनका बहुत नाम था, बड़े मालगुजार जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है, आपके महाराष्ट्र में जिनको जिनका वाड़ा होता है उनको क्या बोलते हैं? श्रीमंत। श्रीमंत थे वो, वैसे थे, उनका नाम बहुत था उस क्षेत्र में, और वही सेवा करते थे उस क्षेत्र में। तो वो चीजें हमने, तो उसके कारण मुझे, हमारे क्षेत्र के लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोग। तो मेरे लिए एक वो प्लस पॉइंट है। आज मैं जो अन्न क्षेत्र, आप मानेंगी नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं इस बार का अन्न क्षेत्र किसके यहाँ करूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कभी उसको बुरा ना लगे। जैसे इस बार जो मैं अन्न क्षेत्र कर रही हूँ उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये कहाँ पे कर रहे हैं आप अभी इस बार? उसी, मैंने आप पूरा 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हुए, उससे कहीं आगे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है उससे। तो जिनके यहाँ कर रही हूँ उनका नया बंगलो बना है बड़ा। अच्छा। और उनका मुहूर्त होने वाला है अप्रैल में, अभी उनके यहाँ फर्निशिंग का काम चल रहा है। तो उनका मन था कि दीदी हम वहां रहने जाएं, उससे पहले परिक्रमावासियों के चरण हमारे घर में आ जाए, तो हमारे घर का मुहूर्त हो जाएगा।
तो मैंने सोचा कि हाँ, इनकी भावना सही है, बिल्कुल सही बात है, परिक्रमा वासियों के चरण इनके, इसलिए अब की बार मैंने, वो पटेल हैं बिल्कुल, जब आप जबलपुर में हाईवे से एंट्री मारते हैं तो टोल नाका आता है, जबलपुर का मुख्य टोल नाका जिसको हम बोलते हैं, उससे बिल्कुल जस्ट पहले, अच्छा, बिल्कुल टोल नाका पे ही समझ लीजिए उनका बंगला बन रहा है, तो उधर है इस बार। और वो कैसा रहता है, 20-21 किलोमीटर पहले से जहाँ जहाँ अन्य क्षेत्र रहते हैं वहाँ हमारे बैनर लग जाते हैं कि इस तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उस क्षेत्र के लोगों को पता चल जाता है कि दीदी का अन्य क्षेत्र इस तारीख से लग रहा है, क्योंकि बैनर लग जाते हैं। तो वही लोग परिक्रमा वासियों को मोटरसाइकिल स्कूटर रोक रोक के बोलेंगे आगे दीदी का अन्य क्षेत्र है, वहां चले जाना। सही है ऐसा। और कई लोग तो सामान छोड़ जाते हैं, क्योंकि वहां से निकलते हैं, जबलपुर आते जाते हैं गांव लोग, गांव साइड के लोग, तो मोटरसाइकिलों पे सामान लाते हमारे यहाँ छोड़ जाते कि दीदी वे लोग पीछे से आ रहे हैं, हम सामान छोड़ जा रहे हैं, हमने कहा छोड़ जाओ। चलो बढ़िया है। हमारे क्षेत्र के लोग बैनर देख लेते हैं मेरा, हाँ। तो बस फिर तो बिल्कुल परिक्रमा वासियों को बिल्कुल सही पहुंचा देते हैं वो, उनको बोलेंगे कि आप वहाँ दीदी के वहाँ चले जाओ करके। तो ये जो आपने मार्गदर्शिका बनाई है इसमें अब 3 आवृत्ति हो गई इसकी, 3 से ना, तो अभी जैसे नेक्स्ट डे बनाया, आपको ऐसा कुछ और एडिशनल इसमें कुछ ऐसा करने की कुछ ख्वाहिश है क्या? नहीं, अब नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान पीडीएफ का है। अच्छा। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने, इस साल की पुस्तिका से मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है। 95% मैंने नर्मदा खंड के आश्रमों को कवर कर लिया है। मेरी पुस्तक में आपको मिलेंगे, आपको गांव तो पूरे सही मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सिर्फ कुछ आश्रम जो हम ऐड नहीं कर पाए थे, वही आश्रम मुझे उसमें ऐड करना है। तो अब मैं इसको पीडीएफ पे भी कर सकती हूँ। उसको पीडीएफ पे कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर से हम लोगों को, और ये सब निःशुल्क है, जो पीडीएफ रहेगा वो मेरा निःशुल्क रहेगा। पुस्तक का हम इसलिए 30 रुपए आपसे लेते हैं क्योंकि उसका मुझे पुस्तक छपाने का चार्ज देना पड़ता है। तो किसी को अगर ये मार्गदर्शिका चाहिए, पुस्तक चाहिए, तो आपको कैसे अप्रोच करना? मेरे फोन नंबर पे मुझे फोन करिए, आपका व्हाट्सएप पे मुझे पिन कोड नंबर और एड्रेस आपका भेजिए, पुस्तक में भेजवा देते ना। हाँ। जैसे आपने मुझे भिजवाई थी। जी जी। पर अगर जैसे कोई ओंकारेश्वर गया तो ओंकारेश्वर में कहाँ मिलेगी? ओंकारेश्वर में बिल्कुल गौमुख घाट के ऊपर आपको ये पुस्तक मिल रही है, वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे वो किताब मिल रही है। अगर आप गौमुख घाट पे नहीं खरीद पाए तो आप उसे थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो थापना आएगा आपको। अच्छा। थापना में एक चाय वाले हैं, शिव शक्ति चाय वाले, बिल्कुल रोड के ऊपर, उनके वहाँ पे भी मेरा बैनर लगा हुआ है, आपको पुस्तक उनके पास में भी मिलेगी। उससे आप आगे चलेंगे तो टोकसर आएगा, टोकसर में भी आपको एक जगह पुस्तक बैनर लगा हुआ है, आपको पुस्तक मिलेगी। अच्छा। यानी आपकी वहां छूट गई तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ छूट गई तो वहां से ले लीजिए। अच्छा, मतलब ये तीनों जगह पे पुस्तक आपको मिलती है। हाँ। फिर उसके बाद भालोद में प्रतापे महाराज जी हैं, उनके आश्रम में किताब मिलती है। अच्छा। फिर आप गरुड़ेश्वर में आपको एक महात्मा जी हैं, उन्होंने पुस्तकें मंगाई हैं, वो भी सब परिक्रमा वासियों को दे रहे हैं, उनके पास मिलती है। ऐसे कई आश्रम वाले हैं जिन्होंने पुस्तकों को क्वांटिटी में मंगा रखा है और वो परिक्रमा वासियों को देते हैं। और ये सब जो भी है महात्मा आश्रम जो भी है, बड़े नामचीन आश्रम है, इन्होंने मेरी पुस्तिका को मंगवा के अगर परिक्रमा वासियों को दे रहे हैं तो मेरे लिए एक सील है, एक स्टैम्प है कि उन्होंने भी मेरी पुस्तक को मान्य किया है। इसलिए वो उस पुस्तक को मंगा के परिक्रमा वासियों को दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस पुस्तक को ले लो, निश्चिंत होकर चलो। मैं बता रही हूँ, मैंने तो पूरे आंख बंद करके हम इसी के ऊपर चलें, और हर एक थोड़ी आपने साइड में एक सीरियल नंबर अनुक्रमिता लिखे ना, उसके वहां पे थोड़ी जगह भी रखी है, तो हम वहाँ पे डेट डाल देते हैं। हाँ। आज यहाँ भोजन प्रसादी, तो हम वहाँ पे डाल देते हैं। इस बार की पुस्तक में देखिए, मैं परिक्रमा वासियों से जब बातचीत करती हूँ तो मैं उनको पूछती भी हूँ कि आप इस पुस्तक में कुछ और चाहते हैं क्या? तो जैसे ये वाली इस बार की ये है। ये देखिए, इसमें आप पीछे की पेज खोल के देखिए, मैंने उसमें लाइनिंग रखी हुई। अरे वाह! अगर वो कुछ लिखना चाहे तो हाँ, ये अच्छा किया। हाँ, वो परिक्रमा वासियों ने सजेशन दिया कि दीदी आप ये 2-3 पेज अगर छोड़ देंगे ना, तो उसमें हमको कोई फोन नंबर लिखना होगा या हमको कुछ लिखना, कुछ याद करने वाली चीज, तो हम इसमें लिख लेंगे। तो इस बार उसको याद करके मेरे इसमें नहीं थी ये। हाँ, इसी साल मैंने इसको रखा है कि आप इसमें करें। इसका सबसे अच्छा आपने क्या किया मालूम है? बहुत अच्छा काम, मतलब जब अपन परिक्रमा निकलते हैं तो देखो इतना लंबा चौड़ा अष्टक याद नहीं होता है, तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। आरती और अष्टक जी दोनों ही साथ में दे दिए, तो मतलब ये पुस्तक कोई छोड़ ही नहीं सकता, इधर अष्टक है, इधर आरती है। आरती और आगे मैया जी का भी फोटो दिया हुआ है। अच्छा, अष्टक और आरती, आपको 2 चीज सब
सबसे वही। ज्यादा लगती है। इसके बाद तो आपकी जो पर्सनल पूजा पाठ होती है वो आपको करना होता है। तो आपको ये 2 चीज मिल गई तो आपके लिए काफी है। हाँ, इतना आपके लिए काफी होता है कि आप उसको कर सके। फिर उसमें सब इंक्लूड हो ही जाता है, कोई जरूरत ही नहीं हाँ पड़ती। हाँ, उसके अलावा आपको फिर कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। और मैं बुक की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि अच्छा। आपको 4 महीने इस पुस्तक को लेके चलना है। हम्म। तो मैं इसमें सादे पेज भी नहीं रखती हूँ, और उसका आप ऊपर का कवर भी देखेंगे तो एकदम प्लास्टिक कोटेड रहता है। तो वो क्या होता है, वो टेयर भी नहीं होता है, खराब भी नहीं होता है। तो आप 4 महीने उस पुस्तक को, अच्छा कई लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी ये पुस्तक हम बाद में अपने पास हमेशा के लिए यादगार के तौर वो पे तो मैंने भी रखी है क्योंकि कि ये एक यादगार memory है। है। तो इसलिए मैं उसकी क्वालिटी, आप देखिए मेरी Yes. क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। हाँ। तो और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एकदम पतली हो, जिससे आपके पास वजन भी ना हो और क्वालिटी अच्छी हो। अब कईयों ने मुझे बोला कि उसमें आपको वाहन के नाम वाहन मार्ग भी जोड़िए, आप तीर्थों के महत्व भी जोड़िए। मैंने कहा देखिए इतना करने जाएंगे तो किताब मोटी हो जाएगी। मार्गदर्शिका का मतलब क्या होता है, मार्ग पता चलना आप। हाँ, मैंने अभी इस साल यह सोचा है कि मैं अब एक एक करके मैं आश्रम वालों से बात करूंगी, और जो आश्रम में जो स्पेशली तीर्थ है, जो तीर्थ है, तो मैं उस आश्रम वालों को बोलूंगी कि आप एक बैनर लगा दीजिए, उसमें उस तीर्थ का महत्व लिखिए। जो भी परिक्रमा से आएगा उस बैनर को पढ़ेगा कि आपके यहाँ ये शंकर जी की स्थापना है, तो इसका क्या महत्व है, नर्मदा पुराण में क्या, तो आपको पता चलेगा उस तीर्थ के बारे में। लोग नहीं तो जाते हैं, थके थे, खाए सोए चले फिर सुबह। हाँ, पर उन्हें वहाँ कौन सा तीर्थ है, उसका क्या महत्व है, वो उन्हें नहीं पता होता है। तो अगर आप उस बैनर पे अगर आप लिख के रख देंगे तो हो जाएगा। तो इस बार मेरा प्लान यही है कि मैं जैसी फुर्सत होगी मैं एक एक आश्रम से, ओमकारेश्वर से शुरू करने वाली हूँ। हर आश्रम वाले को फोन करने वाली हूँ, उनको बोलने वाली हूँ कि आप उस तीर्थ का महत्व लिख दीजिए जो आपके वहाँ पे है। तो आप इसे बैनर वगैरह बनाने का काम वगैरह, ये मतलब कब से आप शुरू कर देते हो? जैसे साल भर से आपको चलते ही रहता है? साल भर चलता रहता है, ये सब काम साल भर चलता है मेरा। अभी जिससे देखिए क्योंकि दिखता हमको आउटपुट, क्या बोलते हैं ना, बीज लगा दो, वो रूट कितना दे जाता है वो दिखता नहीं, हमें सिर्फ झाड़ फूल पत्ते दिखते। आप साल भर मेहनत इसके लिए साल भर काम है ना, साल भर काम। मैं तो साल भर काम करती हूँ। और दिमाग में कहते हैं ना कि क्योंकि मेरा दिमाग पूरा उसी में फिट है, नर्मदा में ही फिट है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे पूरे समय मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि क्या। अभी मेरे दिमाग में एक ये फितूर आया है कि उस तीर्थ का महत्व पता चलना चाहिए। तो उसका महत्व पता चलने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे मुझे सरल और सस्ता उपाय लगा बैनर। हम उस तीर्थ का बैनर वहां लगवा दें और उसमें लिखवा दें कि भाई इस तीर्थ का ये महत्व है, यहाँ पे ये करने से ये होता है। वो आप कैसे, मतलब वो बैनर बाद में निकाल के रखने के लिए कि वहाँ परमानेंट रहने? आश्रम में आप परमानेंट लगे रहने, लोग आए तो उसकी महत्ता समझ पाए। इसलिए मेरा विचार ये है। तो मैंने सोचा इस बार आश्रमों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप एक एक बैनर बना के आपके तीर्थ का बैनर लगा दीजिए, या वहाँ पे जो मेरे परिचित हैं जो सेवा करते हैं उनको मैं बोलूंगी एक बैनर बनवा दीजिए और आप उधर लगा दीजिए। तो आदमी को उसका बैनर, उसका महत्व पता चलेगा कि इस तीर्थ का क्या महत्व है। अच्छा, इससे एक हट के आपको पूछूं कि ऐसा कभी कोई एक इंसिडेंस कुछ हुआ है आपके जैसा कि जैसे परिक्रमावासी ऐसे अचानक आ गया, मतलब आपको अचानक रात को, क्योंकि आपका नंबर सबके पास है कि फोन आ गया है कि हाँ मैं ऐसा फंस गया हूँ या मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसे किसी ने आपको ऐसा रात बेरात बोलो या कुछ ऐसे अड़चन आ गई, कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ ना, कई बार होता है। परिक्रमा जब चलती है ना उस समय 1-2 बार तो ये इंसिडेंस होता ही होता है। बस वो सबसे ज्यादा तकलीफ आती है या तो वो लोग रास्ता भटक जाते हैं जब वो क्या करते हैं, उनके पास या तो मेरी पुस्तक नहीं रहेगी और या तो मेरी पुस्तक रहेगी साथ में कोई पुराना पीडीएफ भी होएगा, तो वो क्या करेंगे, उसको भी फॉलो करेंगे और मेरी किताब भी देखेंगे, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर वो फोन करेंगे वहां से कि ये ऐसा दीदी ऐसा हो गया, ये हो गया, आप क्या करें। अच्छा, 1-2 बार क्या हुआ, सबसे ज्यादा मुझे फोन आते हैं हमारे मंडला क्षेत्र से। हम सबको बोलते हैं, परिक्रमा का नियम भी है कि सूर्यास्त से पहले आप आसन लगाना, ये नियम है। उसके पीछे भी देखिए, सब जितने हमारे जो भी ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने अगर कोई नियम बनाए हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। सच में देखिए, बिना लॉजिक के वो लोग काम ही नहीं करते थे। बिना लॉजिक के हम लोग काम करते हैं आज की तारीख में, वो नहीं करते थे। वो हर चीज को दूरदृष्टि थी उनकी, हमारे पास नहीं है दूरदृष्टि। तो उन्होंने कुछ सोच के ही नियम बनाए रहते कि आप सूर्यास्त से पहले आप किसी आश्रम में आसन लगाइए। तो वो क्या करते हैं,
चलते रहते, हाँ किलोमीटर काटने के लिए चलते रहते। यस अब वो क्या हुआ, मंडला में उस क्षेत्र में, मंडला डिंडोरी के क्षेत्र में ऐसे दुर्गम स्थान में रात को पहुंच गए जहाँ उन्हें वो मैया जी के किनारे मंदिर तो मिल गया लेकिन भोजन की सुविधा नहीं मिली। हाँ तो आप मानेंगे नहीं, हमारे डिंडोरी में जो लोग हमारे परिचय वाले हैं, उस क्षेत्र के जो भी हैं, उनको हम लोग कांटेक्ट करते हैं, फिर वो लोग रात में उनके कोई 2 आदमी जाके मोटरसाइकिल पे उनको ढूंढ ढांड के उनको भोजन पहुंचा के आते हैं। बाप रे, ऐसा हो जाता है। इसलिए हम लोगों को समझाते हैं कि एक सूर्यास्त के पहले आप आसन लगा लीजिए। एक्चुअली नियम ही है वो, सूर्य लेकिन साक्ष है तुम्हारा, लोग सूर्योदय मानते के बाद निकलो और सूर्यास्त के पहले। हाँ, पर मानते ही नहीं है लोग। देखिए, गुजरात क्षेत्र में हम लोगों को बोलते हैं कि, और हमारे मध्य प्रदेश, हमारा जबलपुर से जो अमरकंटक वाला बेल्ट है, उसमें हम लोगों को बोलते हैं कि सुबह जल्दी मत निकलिए, क्योंकि कोहरा भी रहता है, हमारे वहाँ बहुत कोहरा रहता है, ठंड रहती है। हाँ। लेकिन परिक्रमावासी सुनते नहीं। आज मैं आपके साथ ये शिकायत भी लोगों को कर रही हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखें। सुबह 5 बजे स्नान भी नहीं करते, ठंड है बोलते ठंडी है, हम जहाँ धूप निकलेगी वहां स्नान कर लेंगे, निकल जाते हैं चाय नाश्ता करके। अब क्या होता है, कोहरा इतना रहता है हमारे वहां पे, हाईवे पे हैवी व्हीकल्स निकलते हैं, बराबर। आप कुछ चपेट में आ जाएं, कुछ नुकसान हो जाए, तो आप परिक्रमा करने निकल रहे हैं, अच्छे से परिक्रमा करिए ना। आप वहां तक तो खूब चल के आ गए, एकदम बिल्कुल फटाफट चल के आ गए, लेकिन जिस क्षेत्र में कोहरा है वहां आराम से चलिए। धूप निकले फिर निकलिए, 7 बजे के आसपास निकलिए, कोहरा छट जाएगा जब निकलिए। रात को जल्दी, हमारे वहां अंधेरा जल्दी होता है, ठंड में हमारे वहां 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है, जब तक धूप है। क्योंकि आपके पास भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी तब आप काम करेंगे ना। आप तो बिल्कुल उठाए और चल दिए हो। आप देखिए ना कि भाई यहाँ 4 बजे अंधेरा होता है, दूसरे दिन आप उससे सबक ले लीजिए, 3:30 बजे ही जिस आश्रम में लास्ट पहुंचे रुक जाइए। कोई आश्रम वाला आपको भगाएगा नहीं, कोई आश्रम वाला आपको भगाएगा नहीं। आप 3 बजे भी अगर रुक गए, आपने आसन लगा लिया, तो कोई आपको बोलेगा नहीं 2 घंटे चलो चलो आगे, नहीं। ये इतने सब आपके इतने सालों का इतना सब अनुभव है, इतना सब का, ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है, ऐसा कुछ तो भी कुछ हुआ है इंसिडेंस की जो कुछ फनी सा रहा हो आपके साथ इतने सालों में, कुछ परिक्रमावासियों के द्वारा या कहीं और? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे उसका आंसर देने में भी मजा आएगा। अच्छा, देखिए, शायद ऐसा होता होगा, मुझे लगता है सेवा क्षेत्र में काम कर, सेवा जो करता है, लोगों के मन में उसकी छवि कुछ अलग रहती है। यानी उनको लगता होगा कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं, कोई बेंजी स्टाइल, कोई साड़ी वाड़ी पहन के, कोई सिंपल सादी मूर्ति कुछ होंगी। तो लोग जब आश्रम में आते हैं तो वो आके मुझे ढूंढते हैं कि सीमा दीदी, आप वहां होते हो तो भी हाँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा कई बार कैसा रहता है कि मैं थोड़ी सी फैशनेबल हूँ, मैं ऐसे कोई आपको साड़ी वाड़ी या कोई शादी शुदी कभी मिलूंगी नहीं। अच्छा। मैं अपने, क्योंकि हमारा ठंड वाला क्षेत्र है, तो मैं वहाँ पे जीन्स और ओवरकोट्स और उसमें भी आपको मिल जाऊंगी। तो उनको ये यकीन नहीं होता है कि जीन्स वाली सीमा दीदी है करके। तो वो आके, वो उधर जो लोग रहते हैं उनको पूछते, सीमा दीदी कौन सी है? तो वो दीजिए रहे। तो वो है ना, वो थोड़े से उससे मुझे है ना, वो सोचते हैं कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। उनको यकीन करने में उनको कुछ सेकंड लगते हैं कि मैं ही। फिर वो क्या करते हैं, वो पीछे की फोटो और मेरी शक्ल मिलाते हैं, किताब में जो मेरी फोटो है उसको मिलाते हैं, फिर उनको यकीन होता है कि हाँ यही सीमा दीदी है। गाँव के लोगों वालों को तो हाँ, ये उनको, अच्छा, कईयों को मैं प्रोफेसर रखती हूँ, कईयों को लगता है कि शायद मैं प्रोफेसर हूँ, यानी मेरी शायद छवि उनको ऐसी लगती है। कईयों को लगता है कि मैं कुछ सीरियल वीरियल में बम्बई में रहती हूँ तो कुछ टीवी में काम करती हूँ। हमारे गाँव के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ टीवी में काम करती हूँ। ऐसा यानी सब अलग अलग मेरे बारे में कुछ सोचते हैं। कोई प्रोफेसर सोचता है, कोई टीचर सोचता है, मैं एक हाउस मेकर हूँ, ये तो कोई सोचता ही नहीं मेरे बारे में। तो मुझे देख के उनको थोड़ा सा वो हो जाता है कि यही सीमा दीदी है ना। उनको लगता है ये मार्गदर्शिका बनाने वाली, अन्न क्षेत्र चराने वाली, आश्रमों को देख वो सीमा दीदी जरूर कोई एकदम कोई माँ ऐसे कुछ होंगी करके। सही है। तो वो एक थोड़ा सा कुछ महिलाएं तो मुझे कुछ अजीब अजीब से प्रश्न भी पूछ लेती कभी कभी। अच्छा। तो बड़ा फनी सा हो जाता है, उन लोगों को लगता है ऐसा। तो
लेकिन एक ऊपर फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि देखिए जो भाव है वो मन से होते हैं, उनका कपड़ों से उनका कोई देना देना संबंध नहीं होता है। हाँ, अगर मैंने संन्यास ले लिया हो या कुछ ले लिया हो तो मेरे वस्त्र आपको बहुत कुछ बताते। तो मैंने कहा मैं तो एक गृहस्थ महिला हूँ, सही है, और एक महिला और एक नारी होने के नाते आभूषण और श्रृंगार करना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने कहा उस पे तो किसी का कोई बस नहीं चलता है, और मैं तो शौकीन हूँ। तो अच्छा, जाते जाते आप ऐसा मतलब इतना आप जब सब परिक्रमा का आपके पास तो पूरा ही नक्शा छपा हुआ है, परिक्रमा करते हैं जो लोग परिक्रमावासी है, उन्हें कुछ आप कहना चाहेंगे आपकी तरफ से जो? हाँ जरूर, बिल्कुल। मेरी परिक्रमा पर जाने वाले लोगों से एक ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप परिक्रमा पे जाएं, उससे कम से कम 6 महीने पहले से अपने आप को मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि आप एक सुख सुविधाओं से उठ के आप परिक्रमा पर जाने वाले हो। ये एक तरह का जिसको हम कहते हैं ना पुराने समय वानप्रस्थ आश्रम, हम उसमें जाने वाले, तो उसमें और इसमें बहुत फर्क है। आप अपने आप को जितना मेंटली प्रिपेयर्ड और फिजिकली प्रिपेयर्ड करेंगे ना, उतना आपके लिए आसानी रहेगी, और आप जिस उद्देश्य को लेकर आप परिक्रमा पे जा रहे हैं वो उद्देश्य जब भी परिपूर्ण होएगा जब आप मेंटली सेट रहेंगे। ये क्योंकि एक गृहस्थ के लिए, जैसे मैं खुद भी गृहस्थ हूं तो मैं बता सकती हूँ कि अपना घर छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें सब चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए, घर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। उन सब को छोड़ना कठिन काम है, और अगर आप उस कठिन कार्य को करके आप निकल रहे हैं तो वो कार्य आपका सही तरीके से पूर्ण हो। इतना कठिन कार्य जब आप छोड़ के जा रहे हो और आपका कार्य पूर्ण हो, उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके निकलिए, तो आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। नहीं तो आप तो घूम नर्मदा खंड दर्शन करके आगे वाली बात हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो हम अपने घर में बैठ के काम करें। सही है। लेकिन आप कितना कठिन काम करने जा रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा सबसे कठिन है इस समय। 4 धाम यात्रा भी सरल है, अमरनाथ की यात्रा भी सरल है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी सरल है। सीधा हेलीकॉप्टर में जाना है, घूम के चक्कर मार के आ जाना है। 4 धाम की यात्रा 15 दिन में आप वाहन में बैठ के करके आ जाते हो। लेकिन यह तो परिक्रमा पैदल करना है, आपको पैदल चलना है 4-5 महीने। सही है। सब अलग अलग परिस्थितियों में आपको रहना है, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना है। कितना कठिन कार्य है। तो इस कठिन कार्य को जब आप करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से, तो अच्छे से करिए। सही है। ये तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करिए, अपने आप को फिजिकली ट्रेंड करिए, फिर जाइए, देखिए कितना दुगना आनंद आएगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है, जितना हो सके माई के किनारे चलिए। माई के किनारे से चलने से क्या होता है, आप उनकी ऑरा के अंदर चलेंगे। देखिए नर्मदा का जो जल है, आपको पता है उसका पीएच लेवल तो हाई है ही है, लेकिन उस पानी में, जल में ऊर्जा भी बहुत है। तो आप जितना उसकी ऊर्जा के अंदर चलेंगे ना, उतना आप अंदर से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप पे बहुत सारे चेंज आएंगे, क्योंकि नर्मदा का जो खंड है, नर्मदा खंड एक स्कूल है। आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, पर आप कब सीखेंगे? जब आप उसके किनारे से चलेंगे। अगर आप रोड से चलेंगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सही है। जब आप किनारे से चलेंगे तो आप उस जल के दर्शन करते चलेंगे, उस पहाड़, उस नदियों, प्रकृति के बीच में आप चलेंगे, तो आप माई के नजर में रहेंगे। मैया आपके ऊपर नजर रखी रहेंगी। लेकिन जब आप रोड से चलेंगे तो आपको रोड पे नजर रखनी पड़ेगी। सच में बहुत बड़ी बात। आपको रोड पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा समय डर रहेगा, वहां निकल रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन जब आप नर्मदा जी के किनारे से चलेंगे तो माई आप पे नजर रखी रहेगी। बढ़िया बात है। और क्या चाहिए? और आपको उन्हीं की नजर में रहना है। निकले उसीलिए, आप उसी के लिए जा रहे हो ना, आप उनका सानिध्य चाहते हो ना। जब एक छोटा बच्चा रहता है, वो कहीं पे भी खेलता रहे, लेकिन माँ की नजर बराबर उसके ऊपर रहती है। वो माँ कुछ भी काम करती रहेगी, लेकिन बच्चे को देखती रहेगी। पर वो कब रहेगी? जब आप उसकी नजर के दायरे में रहोगे, तो आपको उसी में हाँ। अब माँ की इधर है और आप कॉलेज में हो, तो माँ की नजर आप तक उतनी दूर नहीं जाएगी। इसलिए माँ की नजर में रहे, माँ की ऊर्जा के अंदर रहे, तो ही आपकी तपस्या पूरी है। क्या बात कही है।
इतने सुंदर, इतने अच्छे नोट पे मुझे एक्चुअली इनका बहुत समय लिया है, पर इतने बात ही ऐसी है ना कि वो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कहीं रोके। मैया की बात ही ऐसी कि चलती रहती है ना जी। तो इसी सुंदर नोट पे मैं इतनी विलक्षण, अद्भुत और इतनी बहुगुणी संपन्न मैया से अभी मैं इजाजत लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना अपना कीमती समय दिया। नर्मदे। और इतना अच्छे से लेने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आपने मैं आशा क्या, मुझे मंत्रमुग्ध ही, मैं तो खुद ही मंत्रमुग्ध हो गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब इसी मंत्रमुग्ध हो चुके होंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर 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 नर्मदे। नर्मदे।